देखेंगे कि पॉवर्टी जो है उसका मतलब होता है कि हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, भूख, भूख के साथ साथ उनके रहने के जगह की कमी, ये सारी चीजें जो है वो पॉवर्टी को दर्शाती है। It is also a situation in which parents are not able to send their children to a school or a situation where sick people cannot afford their treatment. दूसरा एक सिचुएशन है कि यदि पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लायक नहीं है, वो उस सिचुएशन में नहीं है, उस योग्य नहीं है, या उनके पास इतना रिसोर्सेस नहीं है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सके, और एक सिचुएशन जिसमें बच्चे यानी कि पीपल ये इतने बीमार हैं कि वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने ट्रीटमेंट को, तो वो गरीब कहलाते हैं। पॉवर्टी का मतलब है लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होना, पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं होना, ये सारी जो चीजें जो है वो पॉवर्टी की निशानी है। पॉवर्टी अगर हम अपने आसपास की बात करें तो ये कुछ चीजें हैं जो कॉमन इंडिकेटर्स के रूप में है, जैसे कि लो इनकम, लो लेवल ऑफ इनकम, जो पॉवर्टी के मानने का एक पैमाना है। लेवल ऑफ कंजम्पशन, लोग कितना खर्च कर रहा है अपने लाइफ पे, अपने जीवन पे, वो भी एक पैमाना है। नेक्स्ट है सोशल इंडिकेटर्स। सोशल इंडिकेटर्स में क्या क्या पैमाना के रूप में रखा गया है, तो वो है आपका लेवल ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, यानी कि कोई व्यक्ति को कितना भोजन मिल रहा है जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है या नहीं, और वो कुपोषण का शिकार है या कुपोषण का शिकार नहीं है, ये एक सोशल इंडिकेटर्स है, माल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड सैनिटाइजेशन, लोगों के एफर्ट में, यानी कि वो कितना सक्षम है कि उनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी और सैनिटाइजेशन का फैसिलिटी है या नहीं। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पीने का पानी की कमी, ये भी एक सोशल इंडिकेटर है। अगर इन सारी चीजों की लैकनेस है तो वो पॉवर्टी में आते हैं। बेसिक पॉवर्टी एनालिसिस की बात करें तो पॉवर्टी जो है वो सोशल साइंटिस्ट, यानी जो इस पे लोग बात करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके द्वारा पॉवर्टी जो है उसको मापने का, यानी कि उसको पॉवर्टी का पता लगाने का बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, और उसी इंडिकेटर्स की हम लोग जिक्र कर रहे थे अभी, जिसमें आपका आ रहा है इनकम, कंजम्पशन, लिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस, malnutrition, lack of access of health care, lack of job opportunity, lack of access to safe drinking water and sanitation। तो ये जो पैमाना है, ये सारे चीज जो है क्या है, वो इंडिकेटर्स है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से इंडिकेटर्स है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्यक्ति पॉवर्टी में है, यानी कि व्यक्ति गरीब है, या व्यक्ति का जीवन ठीक ठाक चल रहा है, वो गरीब नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। सोशल एक्सक्लूजन की बात करें तो सोशल एक्सक्लूजन एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि पुअर पीपल आर वेरिड फ्रॉम द एंजॉयिंग सर्टेन बेसिक फैसिलिटीज, यानी कि समाज में जो बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है, उस बेसिक फैसिलिटीज से अगर किसी व्यक्ति को डिबार कर दिया जाए, उससे उसको वंचित रखा जाए किसी कारण से, विलिंगली और नॉन विलिंगली, तो वो कहलाता है सोशल एक्सक्लूजन। मीन सोशल एक्सक्लूजन इज ए प्रोसेस इन विच पुअर पीपल आर बैरिड फ्रॉम एंजॉयिंग सर्टेन बेसिक फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट द रिच एंजॉय। नेक्स्ट है वनरेबिलिटी। वनरेबल क्या होता है?
तो कहता है वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन बैकवर्ड कम्युनिटीज। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि सर्टेन बैकवर्ड कम्युनिटीज या इंडिविजुअल का, मीन्स सर्टेन बैकवर्ड कम्युनिटीज और इंडिविजुअल बिकमिंग ऑफ रिमेनिंग पुअर इन कमिंग ईयर्स। ये प्रोबेबिलिटी दर्शाता है, संभावना दर्शाता है कि आने वाले समय में, अपकमिंग ईयर में जो इंडिविजुअल्स होंगे वो कितने जो रह जाएंगे पुअर या बैकवर्ड। मीन्स इट इज ए मेजर डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी और इंडिविजुअल। इस निश्चित कम्युनिटी के लिए, एक निश्चित इंडिविजुअल्स के लिए ये एक प्रोबेबिलिटी है जो कमिंग ईयर में उसके कंडीशंस को शो करता है। इट इज फर्दर एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क फेस्ड एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर बाय द ग्रुप। ये कैसे डिसाइड कर लिया जाता है कि आने वाले समय में ये इनकी स्थिति कैसे रहेगी? तो ये देखा जाता है, ये एनालाइज किया जाता है कि उस दौरान, जिस दौरान ये चीजें प्रोबेबिलिटी बनाई जाती है, यानी जिस समय ये डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो उस समय ये देखा जाता है कि कंटेम्प्रेरी टाइम में वो कितने रिस्क को फेस कर रहे हैं, कितना ज्यादा रिस्क है उनको कि आगे आने वाले समय में वो, या उनकी आने वाले समय में जो स्थिति है वो खराब ही रहेगी। वो संभव नहीं है कि आने वाले समय में वो बेहतर हो पाएंगे। एट दैट टाइम जो नेचुरल डिजास्टर आता है या फिर किसी भी तरीके का जो प्रॉब्लम उनके सामने फेस करते हैं, वो रिस्क जो उनके जीवन के साथ होता है, उस ग्रुप के साथ होता है, उस कम्युनिटीज के साथ होता है, उससे ये डिसाइड किया जाता है। अब क्या हुआ है कि समाज में एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया गया है। पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड किया गया है? तो इंडिया की हम बात करते हैं तो पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने के पीछे एक थ्योरी जनरेट की गई है। ये थ्योरी है मिनिमम लेवल ऑफ फूड, क्लॉथ, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन, इन सारी चीजों का, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट, जो चीजें बेसिक नीड्स होती है लोगों की, ये फैसिलिटीज उनको कितना मिल रहा है। अभी प्रेजेंट फार्मूला की बात करें तो फूड जो रिक्वायर्ड होता है, यानी जो खाना उनको जरूरत है, उसको एस्टिमेट किया जाता है पॉवर्टी लाइन में। और ये फूड एस्टिमेशन जो होता है वो फूड के कैटेगरी पे नहीं होता है, बल्कि ये फूड में अवेलेबल कैलोरीज के कैटेगरी पे होता है। यानी फूड रिक्वायरमेंट किसके आधार पे देखा जाता है? कोई व्यक्ति को कितना कैलोरी पर डे चाहिए, उसके हिसाब से देखा जाता है। तो कैलोरी के आधार पे डिसाइड जब करते हैं ये लोग, तो भारत में पॉवर्टी लाइन 2011-12 के हिसाब से ₹860 पर मंथ रूरल एरिया में और ₹1000 पर मंथ अर्बन एरिया में। ये एक पॉवर्टी लाइन फिक्स किया कि एक व्यक्ति 816 रुपया अगर पर मंथ कमाता है रूरल एरिया में, तो वो गरीब नहीं है। अगर उससे कम कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा। अब सोच लीजिए, ये जो पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने का अभी वर्तमान समय में जो चीजें चल रही है, वो कितना सही है या फिर कितना गलत है। क्योंकि अभी के समय में अगर 816 रुपये पर मंथ की बात करेंगे एक व्यक्ति पे, तो वो शायद सफिशियंट नहीं है। लेकिन फिर भी जो 816 से ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति है, उसको पॉवर्टी लाइन में यानी कि उसको गरीब नहीं कहा जाएगा, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चला आएगा। यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, बीपीएल में वही लोग रहेंगे जो या तो 816 रुपया या उससे कम कमाते हैं। शहर में जो 1000 रुपया पर मंथ या उससे कम कमाते हैं। तो ये स्थिति जो है वो काफी कह सकते हैं दयनीय है। यानी कि पॉवर्टी का जो पैमाना भी हमारे देश में है, उस पर विचार करने की जरूरत है। अब पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे किया जा रहा है? पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया हैव डिक्लाइन 45% इन
1993 to 94, अब 93-94 की बात कर रहा है कि रूरल एरिया में 50% पॉवर्टी था, अर्बन एरिया में 32% पॉवर्टी था, तो ओवरऑल ये 45%। ये 1993 की बात कर रहा है। फिर 2004 और 5 की अगर बात करता है तो रूरल एरिया में 42% है, अर्बन एरिया में 26% है। तो टोटल जो पॉवर्टी है वो यहाँ पे देखने को मिलता है कि 37% 2004-5। यही चीज 2011-12 में जब लोग पहुंच रहे हैं तो रूरल एरिया में ये घटकर 26% हो जा रहा है, अर्बन एरिया में ये 14% हो जा रहा है, और टोटल ओनली 22% ही हमारे देश में गरीबी है। तो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है वो मेजरमेंट किससे किया जा रहा है, तो ये मेजरमेंट किया जा रहा है आपका पॉवर्टी लाइन के हिसाब से, जहाँ पे ये चीजें फिक्स की गई है इतना रुपया। और इसमें ये रुपया कैसे फिक्स किया गया है, तो ये फिक्स किया गया है डिजायर कैलोरी रिक्वायरमेंट पर पर्सन के हिसाब से, एक व्यक्ति को कितना कैलोरी चाहिए पूरे मंथ में, उसके हिसाब से ये चीजें डिसाइड की गई। अब हम लोग बात करते हैं वल्नरेबल ग्रुप का। ये वल्नरेबिलिटी हमने देखा क्या था पीछे, उसी तरीके से उसी के हिसाब से बनता है वल्नरेबल ग्रुप। ये वल्नरेबल ग्रुप है क्या? वल्नरेबल ग्रुप की बात करें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये वैसे मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है जो गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं एमंग द सोशल ग्रुप। और अगर इकोनॉमिक ग्रुप की बात करें तो रूरल एग्रीकल्चर लेबरर और अर्बन कैजुअल लेबर, ये दोनों जो है वो इकोनॉमिक ग्रुप में वल्नरेबल ग्रुप कहलाते हैं, जो अपना जीवन जो है गरीबी में जी रहे हैं, अपना जीवन यापन में इनका हाई रिस्क है। तो दो तरह का ग्रुप हमने बनाया यहाँ पे, एक सोशल ग्रुप और दूसरा इकोनॉमिक ग्रुप। सोशल ग्रुप के आधार पे अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है वो मोस्ट वल्नरेबल है। और इकोनॉमिक ग्रुप की बात करें तो जो रूरल एग्रीकल्चर लेबर हैं, जो हाउस होल्ड वर्कर्स हैं, जो अर्बन कैजुअल लेबर है, जिनको कम काम मिलता है, जरूरी नहीं कि उसको रेगुलर काम मिले ही, तो इस तरीके से जो हाउस होल्ड वर्कर्स हैं वो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं इकोनॉमिक आधार पर, क्योंकि इनका जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है वो फिक्स नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि जो इनका इनकम है वो रेगुलर बना रहे। और यही कारण है कि इनके ऊपर वल्नरेबिलिटी का चांसेस ज़्यादा होता है कि आगे आने वाले समय में इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये इनका सिचुएशन खराब ही बना रहे, इनका सिचुएशन पॉवर्टी में ही बना रहे। फिर हम लोग बात करते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। तो भारत में जिस तरीके से अलग अलग स्टेट है, तो सभी स्टेट एक जैसा नहीं, कई सारे डिस्पैरिटीज हैं, विभिन्नताएं हैं, सबकी स्थिति अलग अलग है। और इस स्थिति में ये सभी जो है इनका कंडीशंस अलग अलग है। कोई ग्रुप ऐसा है जहाँ के काफी अच्छे तरीके से हाँ, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका लेवल काफी अच्छा है, जहाँ की पॉवर्टी का परसेंटेज काफी कम है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पॉवर्टी जो है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसा देखा गया है कि एक सेकुलर स्टेट जो है, a secular state has been observed in a state level poverty from the early 1970। अर्ली 1970 से एक सेकुलर स्टेट्स में पॉवर्टी को ज्यादा ऑब्जर्व किया गया। along with rural poverty, urban poverty is also high in उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। ए सेकुलर डिक्लाइन, सेकुलर स्टेट नहीं है, मतलब सेकुलर डिक्लाइन मतलब लगभग सभी स्टेट्स में पॉवर्टी का जो डिक्लेरेशन है, रेट है, वो एक जैसा है। ए सेकुलर डिक्लाइन हैज बीन ऑब्जर्व इन स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे जो पॉवर्टी का डिक्लेरेशन का रेट रहा है वो लगभग एक जैसा रहा। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल. पंजाब एंड हरियाणा ट्रेडिशनली हैव सक्सीड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी. पंजाब हरियाणा जैसे देश जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो इसने अपने पॉवर्टी लेवल को काफी ज्यादा कम किया है, यानी पॉवर्टी का परसेंटेज यहाँ काफी कम हुआ. और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का, यानी एग्रीकल्चर की अगर अवेलेबिलिटी जहाँ है, जहाँ संभावना है कि एग्रीकल्चर ज्यादा से ज्यादा उसको डेवलप किया जा सकता है, तो अगर एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए तो शायद उस राज्य का, उस स्टेट का जो पॉवर्टी लेवल है, पॉवर्टी का जो रेट है उसको डिक्लाइन किया जा सकता है. तो भारत में बिहार, उड़ीसा, बंगाल जैसे राज्यों को पॉवर्टी से उबरने के लिए सबसे ज्यादा जो ध्यान देना पड़ेगा वो है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर ही इसको पॉवर्टी से बाहर निकाल सकता है. ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की बात करें तो दो तरह के कंट्री हैं, एक डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री. तो डेवलपिंग कंट्री जो है वहाँ पे एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी देखने को मिलता है 1990 से पहले. फिर धीरे धीरे ये चीजें डिक्लाइन होती है. 2013 आते आते ये 10% आ जाता है, जो कि 90s में 35% था. तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल रिड्यूस इन ग्लोबल पॉवर्टी बट विथ ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस. बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ. पॉवर्टी का जो परसेंटेज है वो काफी तेजी से डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इसमें कई सारे रीजनल डिफरेंसेस, सभी जगह एक जैसा नहीं हुआ. पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ. जहाँ भी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हुआ है वहाँ पे ये काफ़ी तेज़ी से पॉवर्टी जो है डिक्लाइन किया है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी कि मनुष्य को एज ए कैपिटल यहाँ पे डेवलप किया गया है. मैक्सिमम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण यहाँ पे पॉवर्टी लेवल काफी कम हुआ है. फिर अगर ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की हम बात करें तो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो हम देखेंगे कि साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ पे काफी ज्यादा रैपिड वे में पॉवर्टी का परसेंटेज डिक्लाइन नहीं हुआ. इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे. पॉवर्टी का डिक्लाइन के जगह पे पॉवर्टी का परसेंटेज कहीं कहीं इंक्रीज भी हुआ है. जैसे कि अगर आप बात करें सब सहारन अफ्रीका का, तो ये वो एरिया है जहाँ पे पॉवर्टी का लेवल और बढ़ा है, पॉवर्टी का जो परसेंटेज है और ज्यादा इंक्रीज हुआ. सो पॉवर्टी हैज रीसरफेस्ड इन फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक रशिया. यानी कि वैसे कंट्री, वैसे सोशलिस्ट कंट्री जो दावा करते हैं कि हम सबको माने इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो बात करते हैं, सभी के लिए इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं, रसिया जैसे कम्युनिस्ट कंट्री में भी हमने देखा है कि पॉवर्टी का लेवल जो है वो फिर से देखने को मिला है, पॉवर्टी के कई सारे लक्षण. यानी कि यहाँ पे पॉवर्टी रीसरफेस्ड हुआ. तो जो ये गारंटी देता है कि जो लेबर के नाम पे अपने आप को आगे रखता है कि हम लेबर के लिए काम कर रहे हैं, वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं, और वर्कर्स को अगर पूरे तरीके से आगे लाया जाए तो शायद पॉवर्टी लेवल खत्म कर दिया जाएगा. तो वैसे कंट्री में जब काम होता है तो वहाँ भी पॉवर्टी के फिर से जन्म लेने का, फिर से रीसरफेस होने का भी निशानी यहाँ पे देखने को मिलता है. तो अब बात आती है कि ये पॉवर्टी क्यों आती है, पॉवर्टी का क्या कारण है, कैसे गरीबी हमारे देश में या पूरे ग्लोबल लेवल पे आता है. तो इन इंडिया की बात करें तो पॉवर्टी प्रोपेगेटेड ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन. पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, दूसरा पॉपुलेशन यहाँ काफी ज्यादा है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है यहाँ. तो रिसोर्सेस तो सीमित है, रिसोर्सेस जितनी है उतने में ही आपको काम करना है, लेकिन पॉपुलेशन अगर बढ़ते जाएगा तो रिसोर्सेस हमारे लिए कम पड़ते जाएंगे, जिसके कारण हमारा पॉवर्टी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा.
ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम जो है हमारे देश का वो काफी कम है, क्वाइट लो। पॉवर्टी स्प्रेड टू अर्बन एरिया इन एडिशन टू रूरल एरिया। रूरल एरिया में तो गरीबी है मान लेते हैं, लेकिन अर्बन एरिया में भी गरीबी बढ़ा है। इनकम की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इनकम में इन इक्वालिटी है लोगों के बीच में। कोई आदमी 50,000 1 लाख रुपया मंथली कमाता है, तो कोई 5,000 और 1,000 रुपया भी मंथली कमाने के लिए मजबूर है। तो वैसे लोग हैं जहाँ पे ह्यूज इनकम इक्वालिटी इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ब्रिटिश रूल के समय से ही चला आ रहा है, और आज भी हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लो लेवल इकोनॉमी है, यानी कि लोगों को उनको कम वेजेस दिया जाता है, उनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि वो अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा कमा सके। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, जो हमारा एक आधार हुआ करता था ब्रिटिश जमाने से पहले, कि हमारे जो क्राफ्ट्स पर्सन थे वो गांव में रहते थे और वो अपना जीवन यापन उस क्राफ्ट्स के आधार पे करते थे, क्राफ्ट्स पे वो डिपेंडेंट थे। उनका जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो क्या हुआ है, डिक्लाइन कर गया है, खत्म हो गया है, पूरे तरीके से बर्बाद हो गया ब्रिटिशर्स के आने के कारण, और उस पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने कब्जा जमा लिया, तो वहां गरीबी आ गई। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो हर एक राज्य में सक्सेसफुल नहीं रहा, अनइक्वल और इरेगुलर सक्सेस मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन को। इंडस्ट्री के आने के बाद जिसे लगा था कि जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद भी हमारे देश में एडिक्वेट जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाई ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन। इनकम का इनइक्वालिटी तो हमें देख ही रहे हैं, साथ ही साथ बोरोइंग बाय द पुअर लीडिंग देम टू डेफ्थनेस, कर्ज का यहाँ पे मामला ज्यादा देखने को मिला है। कर्ज के कारण डेफ्थ ट्रैप में लोग फंस जाते हैं, जिसके कारण भी वो गरीबी में हमेशा जीवन यापन करते हैं। तो इस गरीबी से बाहर निकलने का कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। तो कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर्स दिए गए हैं। प्रेजेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना होगा। तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाया गया है सरकार के द्वारा, जिससे कि इकोनॉमिक में ग्रोथ हो लोगों का। इसके तहत कई सारे काम किए गए हैं भारत में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट चलाया गया 2005 में। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 में। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में। तो इस तरीके से कई सारे काम किए गए हैं, और इसको आपको याद भी रखना होगा कि कौन कौन से कब चीजें चलाई गई है। ये सारी चीजें आप अपना दिमाग में रखिए। जैसे PMRY जो है, PMRY है 1993 में है। उसके बाद REGP जो है वो 1995 में है। SGHY जो है वो 1999 में है। PMGY है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है ये आपका 2000 में है। अंत्योदय अन्न योजना जो है ये भी आपका 2000 में है। अभी अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो वर्तमान सरकार के भी द्वारा कई सारे कार्य किए गए हैं। वर्तमान सरकार में अगर हम बात कर रहे हैं तो लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत। मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। साथ ही साथ भारत से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें कि आपको खुद का प्रोडक्शन करने के लिए आपको मुद्रा योजना चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोन ले सकते हैं, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो भारत में वर्तमान समय में भी कई सारे ऐसे चीजें चलाई गई है जिससे कि गरीबी को दूर किया जा सके। लेकिन इन सारी चीजों को दूर करने के बाद, ये सारे प्रोग्राम होने के बावजूद भी हमारे पास कई सारे चैलेंजेस हैं हमारे जीवन में, जिससे कि ये सारी चीजें सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। तो रूरल और जो अर्बन एरिया है वेरियस स्टेट्स में, इसमें काफी सारे डिफरेंसेस देखने को मिले हैं पॉवर्टी को लेकर।
कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो ये जो प्रोग्राम चल पाता है वो प्रोग्राम किसी पार्टिकुलर एरिया में नहीं चल पाता है, बल्कि ये किसी पूरे राज्य में या पूरे देश में चलाया जाता है, जिसके कारण टारगेटेड नहीं कर पाते हैं उस जगह को जहाँ पे डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है। कुछ सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप है जो आज भी वल्नरेबल है, आज भी उसी स्थिति में जी रहा है, वो आगे आने के लिए तैयार ही नहीं है, मतलब वो मेंटली तैयार नहीं है कि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ पाए, जहाँ पे नक्सली विचारधारा को हम लोग देखते हैं बढ़ावा मिलता है। कई ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो वो जानबूझकर नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो और लोग मेन स्ट्रीम से जुड़े। इम्प्रूवमेंट वुड रिजल्ट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण ही हो सकता है, यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन से हो सकता है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ से हो सकता है, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन के एम्पावरमेंट से हो सकता है, यानी वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व किया जाए, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इकोनॉमिकली अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि उनकी कमाई बढ़ सके। Poverty would be eradicated only when challenges like low income, inadequate health care, education, and job security, and gender disparity and disrespect for the poor are overcome. तो पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का साधन जो है वो है कि लो इनकम को आप हाई कीजिए, जो हेल्थ केयर है उसको इम्प्रूव कीजिए, एजुकेशन को बढ़ाइए, जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, जेंडर डिस्पैरिटी कम होना चाहिए, और पुअर जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनको डिसरेस्पेक्ट ना मिले, बल्कि उनके काम को, यानी जिसको कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि उनके काम को एक पहचान दिया जाए, एक इज्जत दिया जाए। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर में हमने पॉवर्टी एज ए चैलेंज के रूप में पढ़ा। इस चैप्टर को हम और एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इस चैप्टर के टोटल कंटेंट्स को, केस स्टडी को पढ़ लेंगे, और उस केस स्टडी के बाद फिर हम लोग इसका जिक्र करेंगे अगले दिन। आज के लिए जब सेकेंड हाफ में हम लोग आएंगे, सेकेंड हाफ में जब हम लोग मिलेंगे, तो सेकेंड हाफ में हम लोग क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे।